एक साम्राज्य से कैसे लड़ा जाता है। एक चुटकी नमक से, है ना अजीब बात? लेकिन यकीन मानिए, यही वो एक छोटी सी चीज थी, वो शक्तिशाली प्रतीक जिसने इतने बड़े ब्रिटिश राज की नींव तक हिलाकर रख दी थी। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। चलिए समझते हैं कि कैसे एक कह सकते हैं एक राजनीतिक बेइज्जती पूरे देश का एक बहुत बड़ा लक्ष्य बन गई। कहानी शुरू होती है 1920s के आखिरी सालों से, जब भारत की सियासत में माहौल काफी गर्म था। तो चिंगारी भड़की कहाँ से? देखिए, इसकी शुरुआत हुई 1928 में साइमन कमीशन के आने से। अब जरा सोचिए, भारत के भविष्य का फैसला करने के लिए एक कमीशन बनाया गया और उसमें एक भी भारतीय मेंबर नहीं। मतलब ये तो सीधी सीधी बेइज्जती थी। और बस पूरे देश में साइमन गो बैक के नारे गूंजने लगे। इसी गुस्से की लहर पर सवार होकर कांग्रेस ने 1929 में अपने लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज का ऐतिहासिक ऐलान कर दिया। और फिर क्या था? साल के आखिरी दिन आधी रात को हमारा नया तिरंगा झंडा फहराया गया। इसके कुछ ही हफ्ते बाद 26 जनवरी 1930 को देश ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस भी मना लिया। मतलब आप देख रहे हैं माहौल कितनी तेजी से बदल रहा था। अच्छा, तो ये पूर्ण स्वराज था क्या आखिर, जिसके लिए इतना जोश था? देखिए, अब बात सिर्फ साम्राज्य के अंदर कुछ और अधिकार मांगने की नहीं रह गई थी। नहीं, ये एक बहुत बड़ा कदम था। दिसंबर 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एकदम साफ कर दिया, अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूरी मुकम्मल आज़ादी। लेकिन देखिए, पूरी आज़ादी का ऐलान कर देना एक बात है और उसे हासिल करना वो बिल्कुल दूसरी। और यहीं पर एंट्री होती है गांधी जी की जबरदस्त रणनीति की। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो एक बहुत ही आम रोजमर्रा की चीज के चारों तरफ बुनी गई थी। तो गांधी जी का प्लान क्या था? एकदम सोचा समझा मास्टर प्लान था। स्टेप 1, एक बड़ा मजबूत लक्ष्य तय करो, यानी पूर्ण स्वराज। स्टेप 2, उसे जमीनी हकीकत से जोड़ो। उन्होंने वाइसरॉय लॉर्ड इरविन को 11 मांगों की एक लिस्ट भेजी, जिसमें आम लोगों के मुद्दे थे, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं। स्टेप 3, और ये सबसे जरूरी था, एक ऐसा सिंबल चुनो जिससे हर एक हिंदुस्तानी, चाहे अमीर हो या गरीब, खुद को जोड़ सके। और उन्होंने क्या चुना? नमक। और आखिर में स्टेप 4, उस सिंबल को एक बड़े एक्शन में बदल दो। और यहीं से नींव पड़ी दांडी मार्च की। और नमक का चुनाव कितना जबरदस्त था, ये गांधी जी के अपने शब्दों से ही साफ हो जाता है। उन्होंने कहा था, पानी के अलावा नमक जैसी कोई दूसरी चीज नहीं है जिस पर टैक्स लगाकर सरकार भूखे, लाखों बीमारों और बेसहारा लोगों तक पहुंच सकती है। मतलब ये टैक्स सबसे अमानवीय था और इसीलिए ये अहिंसक लड़ाई के लिए एकदम सटीक प्रतीक भी था। तो अब मार्च शुरू होता है। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। 12 मार्च 1930, गांधी जी और उनके सिर्फ 78 साथी साबरमती आश्रम से निकल पड़े हैं। अगले 24 दिनों तक वो 200 मील से भी ज्यादा पैदल चलते हैं। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, उनके पीछे लोगों का हुजूम बढ़ता जाता है और पूरी दुनिया की प्रेस की नजरें उन पर टिक जाती हैं। और फिर 6 अप्रैल को वो दांडी के समुद्री तट पर पहुंचते हैं। गांधी जी नीचे झुकते हैं और बस मुट्ठी भर नमक उठाते हैं। ये कानून तोड़ने का एक बहुत ही सादा लेकिन इतना शक्तिशाली कदम था कि उसने इतिहास बदल दिया। गांधी जी का वो नमक उठाना सिर्फ एक काम नहीं था, वो एक सिग्नल था, एक इशारा। और उस एक इशारे ने जैसे पूरे देश में एक चिंगारी लगा दी। अवज्ञा की एक ऐसी आग जो देखते ही देखते जंगल की आग की तरह फैल गई। और जानते हैं इस आंदोलन की सबसे खूबसूरत बात क्या थी? ये सिर्फ नमक तक सीमित नहीं रहा, ये हर जगह वहाँ के लोकल मुद्दों के हिसाब से ढल गया। जैसे गुजरात में लोगों ने लगान देने से मना कर दिया, बिहार में चौकीदारी टैक्स देने से इनकार हो गया, सेंट्रल प्रोविंस और महाराष्ट्र में लोगों ने जंगल के कानून तोड़े जो उनके हक छीन रहे थे। मतलब हर इलाके ने विरोध का अपना तरीका निकाल लिया था। लेकिन अहिंसा का रास्ता आसान नहीं था। इसकी सबसे बड़ी और सबसे कठिन परीक्षा हुई धरासना सॉल्ट वर्क्स में। वहां वॉलंटियर्स को लीड कर रही सरोजनी नायडू ने उन्हें जो निर्देश दिया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन्होंने कहा, तुम्हें पीटा जाएगा लेकिन तुम्हें पलट कर वार नहीं करना है, तुम्हें खुद को बचाने के लिए हाथ तक नहीं उठाना है। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। धरासना में वॉलंटियर्स चुपचाप आगे बढ़ते रहे और पुलिस ने उनके सिर पे लाठियों की बरसात कर दी। लेकिन उनमें से एक ने भी पलटकर जवाब नहीं दिया। तो जाहिर है अंग्रेज सरकार का रिएक्शन बहुत सख्त था। उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ थी, किसी भी कीमत पर इस आंदोलन को कुचल दो,
नेहरू और फिर गांधी जी समेत बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रदर्शनों पर बेरहमी से लाठीचार्ज हुए, जमीन जायदाद जब्त कर ली गई। शोलापुर जैसे शहरों में तो मार्शल लॉ तक लगा दिया गया। मैसेज एकदम क्लियर था, सरकार के खिलाफ कोई भी आवाज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन आंदोलन इतना बड़ा हो चुका था और पूरी दुनिया की नजरें भारत पर थीं कि ब्रिटिश सरकार को आखिर में झुकना ही पड़ा। उन्हें बातचीत की मेज पर आना पड़ा। राज की नींव सचमुच हिल चुकी थी। तो शुरुआत में लगा कि शायद कोई रास्ता निकल आएगा। मार्च 1931 में गांधी-इरविन पैक्ट साइन हुआ। सरकार ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने और लोगों को अपने इस्तेमाल के लिए नमक बनाने की इजाज़त देने की बात मान ली। इसके बदले में कांग्रेस ने आंदोलन रोकने और लंदन में होने वाली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने पर सहमति जताई। लेकिन जब गांधीजी 1931 के आखिर में लंदन पहुंचे तो बातचीत पूरी तरह से नाकाम हो गई। वो खाली हाथ लौटे। तो सवाल था, अब आगे क्या? गांधीजी के लौटते ही 1932 में आंदोलन फिर से शुरू हो गया, लेकिन इस बार सरकार पहले से कहीं ज्यादा तैयार और कहीं ज्यादा क्रूर थी। नए वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन ने दमन का ऐसा चक्र चलाया कि धीरे धीरे 1934 आते आते आंदोलन की लौ मध्यम पड़ गई। तो क्या ये आंदोलन फेल हो गया? अगर हम इसका फौरी मकसद देखें, यानी आज़ादी हासिल करना, तो हाँ, वो तो नहीं मिला। लेकिन इसकी असली जीत कुछ और थी। एक ऐसी जीत जो कहीं ज्यादा गहरी और हमेशा के लिए थी। ये दिमाग की लड़ाई जीतने जैसा था। गांधी जी के एक करीबी साथी थे HSL पोलक। उन्होंने इस आंदोलन के असर को बड़े खूबसूरत शब्दों में बयां किया। उन्होंने कहा, लोगों ने अपनी गुलामी की मानसिकता को उतार फेंका और उस दिन के बाद से एक आज़ाद इंसान की तरह सोचना शुरू कर दिया। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन की असली विरासत क्या थी? ये एक मनोवैज्ञानिक जीत थी, एक ऐसी जीत जिसने आम हिंदुस्तानियों के दिमाग से अंग्रेजी हुकूमत का डर निकाल दिया। इसने अंग्रेजों को भी ये साफ साफ दिखा दिया कि अब जनता की नज़र में उनके राज का कोई वजूद नहीं बचा था। इसने आज़ादी की लड़ाई का दायरा बहुत बड़ा कर दिया, लाखों नए लोगों को इससे जोड़ा। और सबसे बड़ी बात, भले ही इस आंदोलन से फौरन आज़ादी नहीं मिली, पर इसने ये पक्का कर दिया था कि अब आज़ादी दूर नहीं है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे और बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज़ाद होने का असल मतलब क्या होता है?